तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस फ्रेमवर्क का एक्चुअली में मेन टॉपिक है, क्योंकि यह मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जहाँ भी किसी से सुनोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से अगर बात सुनोगे तो जेएस का ही बारे में हमको पता चलेगा। ठीक है। तो जेएस का फ्रेमवर्क से पहले जब हम बेसिक से जा रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है ना। तो जावा स्क्रिप्ट जैसे पहले भी मैंने बताया था कि वेबसाइट या वेब डिजाइनिंग में जो फ्रंट एंड पोर्शन होता है, जनरली वहां पर जो है एचटीएमएल होता है, सीएसएस होता है, और जावा स्क्रिप्ट होता है और इमेजेस होते हैं। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन यहाँ पर क्या दिख रही है कि जावा स्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहली बात तो ये कि लैंग्वेज है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किस टाइप का है, टेक्नोलॉजी है। तो ये एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, पेज को इंटरेक्टिव बनाते हैं और डायनेमिक बनाते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आया इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे उसमें कुछ एनिमेशंस डालते हैं, क्लिक करने पे कुछ ऐसा एनिमेशन से कोई चीज खुलेगी। या जैसे कि जो फोटो गैलरी देखे होंगे वेबसाइट में, कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स रहते हैं, जैसे नेक्स्ट करते जाते फोटो आता है। कई बार वो फोटो थोड़े से जूम होते हैं, जिसके ऊपर कर्सर रखते हो बड़ा हो जाता है। तो खास करके अमेजन फ्लिपकार्ट में भी देखे होंगे, इमेज वगैरह जो छोटा बड़ा होता है, तो ये सब क्या एनिमेशन जावा स्क्रिप्ट का उसके ऊपर लगा रहता है। तो थोड़ा सा वो इंटरेक्टिव भी हो जाता है और अट्रैक्टिव भी हो जाता है। और डायनेमिक का मतलब ये होता है कि डायनेमिक हमेशा वो होता है कि जो चेंज होते रहता है। इसका अपोजिट क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब वो फिक्स है। यानी आज अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं जो स्टैटिक वेबसाइट है, उसको आज खोल करके जो हम क्लिक करके जो देखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे, पेज को ओपन करके देखेंगे, अगर हम कल भी और 10 दिन बाद भी उसको ओपन करेंगे तो हमको वही चीज दिखाई देगी। होम पेज में जो इंफॉर्मेशन है वो कल भी वही दिखाई देगी, क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक कंटेंट जो चेंज नहीं होता, एक बार बना के डिप्लॉय कर दिए उसके बाद वो बार बार वही ओपन होता रहेगा। लेकिन डायनेमिक जो होता है ना, ये चेंज होता है। तो डायनेमिक क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसको डाटा जो है बैकएंड से मिलता है और फ्रंट एंड पे उसको दिखाता है, इसलिए इसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का कैपेबिलिटी है कि वो डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकता है और इंटरेक्टिव वेबसाइट भी बना सकता है। ये दो चीज इसकी खास बात है। तो जैसे कि यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है कि एचटीएमएल गिव्स स्ट्रक्चर, सीएसएस गिव्स स्टाइल, जावास्क्रिप्ट गिव्स लाइफ। यानी कि एचटीएमएल एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे लास्ट टाइम एचटीएमएल का कोड दिखाया था मैं, कि एचटीएमएल का टैग था, बॉडी थी, हेड था। तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है कि तुम्हारे जो वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट का एक सिंगल पेज जब बनाने बैठते हैं, जैसे होम पेज बनाने बैठेंगे, तो हमें वो स्ट्रक्चर देगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें इतने सेक्शन है, किस सेक्शन में क्या करना है, कहाँ पर सीएसएस डिफाइन करना है, कहाँ पर हमको जावास्क्रिप्ट कॉल करना है। तो वो स्ट्रक्चर बना के देता है। और एचटीएमएल के अपने टैग होते हैं, जैसे कि एंकर टैग हो गया, H1 हेडिंग टैग हो गया। तो ये लेकिन फिर भी क्या करेगा कि स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। जैसे मैंने फोटो दिखाया था ना, कंकाल का फोटो था और एक व्यक्ति था जो शर्ट पैंट पहना था कलरफुल। तो जो कंकाल का फोटो दिखा रहा था, यानी कि वो स्ट्रक्चर है, वो बना सकते हैं हम एचटीएमएल में। लेकिन उसको स्टाइलिस्ट बनाने का काम कौन करता है, सीएसएस करता है। तो सीएसएस यूज करके हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसका लुक एंड फील, कलर, ये सारा चीज जो रहता है ना, पूरा सीएसएस के ऊपर रहता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है उसमें जान डाल देता है। क्या कर देता है, उसको जान डाल देता है, मतलब कि डायनेमिक कर देता है। तो जावा स्क्रिप्ट अगर यूज करेंगे तो हम उस वेबसाइट में डाटा वगैरह चेंज होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो नया डाटा आ सकता है, कहीं पर क्लिक करेंगे तो कोई लिस्ट लिस्ट ऑफ डाटा आ सकती है। इस प्रकार के जो वर्क है ये जावा स्क्रिप्ट से होता है। तो इससे लगता है कि वेबसाइट में जान आ गई, मतलब वेबसाइट काम कर रहा है। आप कोई डाटा देख सकते हो, कोई डाटा को डिलीट कर सकते हो। उसमें लॉग इन करके अंदर जाओगे तो एक नया पेज आ सकता है, पेज में भी नया डाटा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल स्टैटिक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो उस समय केवल HTML CSS यूज करके भी हम स्टैटिक बना सकते हैं, वेबसाइट बन सकता है। लेकिन उस वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तब हमें जावा स्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नीचे लाइन क्या लिखा है, फ्रॉम ब्राउजर टू सर्वर। इसका जो एक और काम होता है, ब्राउजर से सर्वर, जावा स्क्रिप्ट रन एवरीवेयर। तो जावा स्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया है कि जैसे एक पहले एक मान्यता थी कि जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज होता है, बट लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वो फ्रंट एंड में भी होता है, बैक एंड में भी होता है,
सर्वर पे भी काम करता है, लेकिन उसके फॉर्मेट चेंज हुए, मैं आगे और बताऊंगा कि कैसे होता है। तो हम जेएस फ्रेमवर्क का पढ़ेंगे तो हमको डिटेल समझ में आएगा, लेकिन जब तक हम जेएस फ्रेमवर्क की बात नहीं करेंगे, तब तक ये जावा स्क्रिप्ट जो है ओनली फ्रंट एंड के लिए काम कर रहा है। फिर आगे हम देखेंगे कि ये बैकएंड के लिए भी कैसे काम करेगा। तो ये जावा स्क्रिप्ट क्या हो गया, ये समझ में आ गया ना, कि हमारी वेबसाइट जो है बेसिक एचटीएमएल से बनती है, डेकोरेट सीएसएस से कर दे, और जावा स्क्रिप्ट से हम उसमें जान डाल देते हैं, उसमें एक्शन डालते हैं, डाटा वगैरह फैच करके लाके उसको हम दिखाते हैं। तो ये काम जावा स्क्रिप्ट से भी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली साइट में क्या दिखा रहा है। वाई डू वी यूज द जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे अभी लास्ट टाइम बताया था, डायनेमिक करने के लिए, तो डायनेमिक पेज हम बना सकते हैं इसके द्वारा। हैंडल यूजर एक्शन, एक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि क्लिक, तो जैसे कोई सबमिट बटन है उसमें क्लिक करते तो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है और जावा स्क्रिप्ट रन हो जाती है। ठीक है। अगर टाइपिंग, टाइपिंग का मतलब ये है कि जैसे हम टाइप करते हैं, जैसे गूगल में हम जैसे कुछ बटन दबाते हैं और टाइप करते हैं तो अपने आप नीचे सजेशन आने लगता है, लिंक खुलने लग जाती है, ड्रॉप डाउन खुल जाता है। तो या फिर जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं और गलत टाइप कर दिए तो तुरंत उसको लाल कलर में दिखाएगा, लाइन अंडरलाइन कर देगा कि गलत हो गया आपकी स्पेलिंग। तो ये टाइपिंग के साथ भी काम करता है। तो बहुत सारे इसके इवेंट होते हैं, लेकिन हैंडल यूजर एक्शन, यूजर कोई भी एक्शन कर रहा है उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी हुई जावा स्क्रिप्ट में। अपडेट कंटेंट विदाउट रीलोडिंग, ये जो है ना बहुत ही पावरफुल है। ये रीलोडिंग क्या है ये वर्ड को समझना हमें बहुत जरूरी है। रीलोडिंग क्या है, पहले जमाने का जो प्रोग्रामिंग होता था ना, उसमें अगर एक छोटा सा भी चेंज हो गया तो पूरा का पूरा पेज रिलोड होता था। तो एक जो पेज है उसको पूरे कंटेंट को लोड होने में, सर्वर से डाटा पूरा मंगा कर ला करके लोड होने में टाइम लगता था। जैसे भी आज की डेट में अमेजन की वेबसाइट खोलते हैं तो वो पेज बहुत हैवी होता है। क्यों हैवी होता है, उसमें इमेजेस होते कलरफुल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम ऐसे नीचे भी स्क्रॉल करेंगे ना, काफी नीचे तक चलते रहता है, और बहुत सारे इमेज होते, कंटेंट होते, आइकॉन्स होते, तो वो बहुत ही हैवी पेज होता है। लेकिन अगर मान लो कि सपोज हम कोई इमेज को बड़ा करने के लिए क्लिक कर दिए, अब वो इमेज बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन अगर पूरा पेज फिर से रिलोड हो गया और फिर इमेज बड़ा हो गया तो हमारा वेबसाइट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर किसी इमेज के ऊपर अपन क्लिक करते हैं वो इमेज बड़ा होता है, लेकिन देखोगे ना उसका साइट का जो कंटेंट रहता है वैसे ही रहता है, सेम। तो ये फैसिलिटी हमको जावा स्क्रिप्ट से मिलती है कि हम किसी सेक्शन को री रेंडर कर सकते हैं। रेंडर क्या होता है, मैं फिर से बार बार ये वर्ड्स को बता रहा हूँ ताकि दिमाग में स्टोर हो जाए, नया नहीं होती। रेंडर मतलब क्या होता है कि जब कोई कंटेंट वेबसाइट सर्वर से लेके आता है तो वो डोम बनाता है। डोम मतलब प्योर एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है, एचटीएमएल सीएसएस में, और वो एक डोम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रेंडरिंग। यानी कि जो कोड है वो रेंडर हो गया है, रेंडर मतलब उस फॉर्मेट में आ गया है जिसको हम देख सकते हैं ब्राउजर में। अगर रेंडर हो गया तो हमको ब्राउजर में दिखाई देगा, और हम उसमें काम भी कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो रेंडरिंग का मतलब ये हो गया कि उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कंपाइल कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो डॉम में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग। रीलोडिंग का मतलब क्या हो गया, रीलोडिंग का मतलब होता है कि एक बार डाटा लोड हो चुका जिसके कारण पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी एक्शन के कारण अगर फिर से रिलोड होगा तो फिर से उसमें 4 सेकंड 3 सेकंड लगेगा फिर से रिलोड होने में। और ऐसे हर पेज को रिलोड करेंगे तो वेबसाइट में काम करना स्लो हो जाएगा, यानी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो रिलोडिंग को रोकने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, उसी पोर्शन पे एक्शन करता है जहां पर चेंजेस करना है, बाकी वैसी के वैसी स्टिल रहता है। तो ये हमारा हो गया रिलोडिंग। फिर है बिल्ड फुल वेब एप्लीकेशन, एक पूरा वेब एप्लीकेशन बनाना है जो कि डायनेमिक होगा। ये जावा स्क्रिप्ट से संभव है। तो पहले जावा स्क्रिप्ट डेवलपर भी हुआ करते थे, आज की डेट में तो कोई सुनेगा नहीं कि कोई जावा स्क्रिप्ट डेवलपर है। लेकिन जब मैं जॉब ज्वाइन किया था तो उस समय मेरे कंपनी में एक था जो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर था। मुझे भी आश्चर्य लगा कि भाई डॉट नेट डेवलपर सुनाओ, जावा डेवलपर सुनाओ, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर क्या करते हैं। तब मैंने उसका काम देखा, और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में काम करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लैंग्वेज में आपको पूरे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर का मैंने वर्क देखा, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिखता था, थाउजेंड्स लाइन की एक एक स्क्रिप्ट होती थी उसकी। तो खैर अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फ्रेमवर्क आ गए और वही आसानी से हम उसमें यूज करते हैं। अब जैसे जावा स्क्रिप्ट एवरीवेयर, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है,
फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो हम पेज वगैरह बनाते हैं ना, जो हम दिखते हैं, जिसमें यूजर काम करता है, क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, वो फ्रंट एंड है। उसको डेवलप करने में तो काम आता ही है, लेकिन अभी नया निकल गया है कि बैक एंड में भी काम होता है जावा स्क्रिप्ट से। लेकिन जावा स्क्रिप्ट पे नहीं होता, नोड जेएस एक क्या है, इंजन है, इसको फ्रेमवर्क नहीं बोलेंगे। देखो फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, ये फ्रेमवर्क है। लेकिन नोड जेएस जो है ना, ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये इंजन है। इंजन का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड में यूज होता था, किसी ने उसको एडवांस डेवलप कर दिया और एक कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसको हम बोलते हैं नोड जेएस। लेकिन ये ऐसा हो गया कि जो बैकएंड बन गया। अब बैकएंड क्या होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। तो अभी मार्केट में सबसे जो लेटेस्ट बैकएंड टेक्नोलॉजी चल रही है वो नोड जेएस चल रही है, जो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होती है। क्यों हाई स्पीड होती है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट बहुत लाइट वेट होता है और ये बहुत ही फास्ट काम करता है। तो फ्रंट एंड में भी इसलिए इसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि लाइट वेट है, बहुत फास्ट काम कर रहा है। लेकिन बैक एंड में अगर उतनी टेक्नोलॉजी आ गई, यानी उतनी स्पीड आ गई, परफॉर्मेंस आ गई, तो लोग इसके ऊपर जाएंगे। यानी मान के चलो डॉट नेट में, जावा में जो जो हम प्रोग्राम करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है अगर वही बैकएंड का काम, एपीआई बनाने का काम हम नोड जेएस में करेंगे। और जो इसमें काम करते हैं उसको बोलते हैं नोड डेवलपर। नोड डेवलपर। और नोड डेवलपर की आज की डेट में बहुत डिमांड है। ये मार्केट में बहुत सारे जो नए एप्लीकेशन बन रहे, लोग चाह रहे कि बहुत ही लाइट वेट बने, बहुत ही परफॉर्मेंस में काम करे, और सर्वर इसको बहुत तेजी से रन करता है। तो नोड जेएस मार्केट में बहुत चल रहा है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में मैंने नोड जेएस इस्तेमाल नहीं किया। नोड जेएस का प्लान आ गया था स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, एज ए सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, मैं डिफाइन करता हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। लेकिन जो नोड जेएस अभी मार्केट में जो अवेलेबल है ना, ये बहुत ज्यादा एआई से कंपेटिबल नहीं है, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो एआई बेस्ड है। एआई की कैपेबिलिटी उसमें डालने वाले हैं। तो नोड जेएस अगर मैं लेके चलता ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती। पहली प्रॉब्लम आती कि इसके डेवलपर बहुत महंगे पड़ते, तो बाहर से हायर करते तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती। दूसरा, इसको मेंटेन करना, यानी कि बाहर से अगर डेवलपर हम बुला रहे तो फिर उनको परमानेंट भी रखना पड़ेगा जब तक आगे भी कोई भी काम चलेगा। तो इसलिए, और एआई कंपेटिबल था नहीं पहली बार, तो मैं इसको हटा के नेक्स्ट जेएस यूज किया, जो कि एक फ्रेमवर्क है। अभी आगे मैं बताऊंगा ये सब चीजें। तो फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं, बैक एंड के लिए यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशन पूरा बन जाता है इसमें A to Z। और गेम्स वगैरह डेवलप करने में भी इस्तेमाल होता है, एपीआई में और सर्वर में भी इसका इस्तेमाल होता है। सर्वर के भी कई एप्लीकेशन इसमें बनते हैं। तो अभी जावा स्क्रिप्ट मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एडवांस हो चुका है, और लोग इस पे काम करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि लाइट वेट है, बहुत ही फास्ट काम होता है, इस कारण से। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल यूज किया है, जैसे कि मान लो फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई रजिस्ट्रेशन पेज ओपन कर लिए, उसमें बहुत सारे फील्ड हमको भरने, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वो मोबाइल नंबर। तो जब हम भरते हैं ना, तो जैसे मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, होता है 10 डिजिट का, हम अगर गलती से 11 कर दिए, 12 कर दिए, तो वो टाइप करने के बाद ही तुरंत वहीं पर लाल कलर का हो जाता है और नीचे एरर मैसेज आ जाता है कि भाई इसको आप 10 डिजिट का ही डालो। न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी नहीं डाल सकते। ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं तो ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है ना, कि आपको ईमेल का आईडी, @ डोमेन नेम, .ttld.com.org, अगर वो नहीं यूज करेंगे तो वही एरर देगा। तो ये जो वैलिडेशन कर कौन रहा है? ये जावा स्क्रिप्ट करता है। तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे रहती है, और जैसे हम टाइप करते जाते हैं, फॉर्म भरते, तो वो एरर बता देता है। और अगर कहीं एरर है और हम सबमिट बटन दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, वो बार बार तुमको वहीं पर पहुंचा देगा कि भाई इसको पहले सही करो, और वो रेड रेड कर देता है जहां जहां पर एरर। जब पूरा सही फॉर्म भरोगे तब सबमिट करोगे, तब सबमिट होगा। तो वैलिडेशन क्या होता है कि आप जो डाटा डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, उसको वैलिडेट करता है कि जो फॉर्मेट चाहिए उसी फॉर्मेट में आप डाटा डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे। इमेज स्लाइडर का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया ना कि इमेज स्लाइडर होते हैं, जैसे कि 30-40 इमेज है और एक इमेज आ गया। अब दो प्रकार के स्लाइडर होते हैं, एक मैनुअल होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एरो बना रहता है। तो राइट साइड का जैसे एरो दबाओगे तो दूसरा इमेज जैसे स्लाइड करके आएगा, फिर राइट एरो दबाओगे, फिर एक और इमेज स्लाइड करके आएगा, लेफ्ट वाला दबाओगे एरो, तो ये इस प्रकार से भी स्लाइड करता है। और एक ऑटोमेटिक स्लाइड होता है टाइमर से,
कि एक इमेज दिख रहा है, वो 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइमिंग डाले, 4 सेकंड बाद वो अपने आप चेंज होगा, दूसरा इमेज आ जाएगा, फिर 3 4 सेकंड बाद एक और आ जाएगा। तो ये सारा जो एनिमेशन है ना, इमेज को अट्रैक्टिव बनाना, जूम करना, स्लाइड करना, ये सब जावा स्क्रिप्ट से होता है। गेम डेवलपमेंट में भी होता है। गेम में खास करके बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के छोटे गेम आते हैं। जो तुम लोग गूगल वगैरह में कोई गेम चलाते हो, वो जावास्क्रिप्ट से बने हुए बहुत लाइट वेट गेम भी होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्लिकेबल ये सब इवेंट वगैरह बहुत फास्ट होता है, तो ये भी काम आता है। रियल टाइम अपडेट में काम आता है, तो बहुत ही फास्ट इसमें वर्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसका यूज केस था। आगे हम जाते हैं, व्हाट डज जावा स्क्रिप्ट डू। जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली में क्या करता है, थोड़ा सा अगर और देखेंगे, तो पहला यहाँ पर देख रहा है कि जावा स्क्रिप्ट एड बिहेवियर एंड इंटरेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज आएगा, जैसे हैंडल द यूजर एक्शन। तो यूजर कुछ भी क्लिक कर रहा है, कुछ टाइप कर रहा है, तो वो उसको हैंडल करता है, वैलिडेशन चेक कर लेगा, या क्लिक करने पे कोई दूसरी जगह पहुंचा देगा, रिडायरेक्ट कर देगा। जो भी उसके एक्शन होंगे उसके हिसाब से काम करेगा। अपडेट कंटेंट डायनेमिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। डायनेमिकली अपडेट करता है कंटेंट को, यानी कि जैसे वेब पेज है, वेब पेज में कोई सेक्शन है जहां पर बटन दबाने से वहां नया डाटा आएगा, तो वो उस सेक्शन में ही डाटा अपडेट करेगा, पूरे पेज को रिलोड नहीं करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन विद द सर्वर, यानी कि जैसे कि हम अजेक्स कॉल या जावास्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई कॉल करते हैं, तो एपीआई कॉल कर रहे हैं मतलब वो रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहा है, सर्वर पे भेज रहा है। तो जब रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो वहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और उस रिस्पॉन्स को हमारा फ्रंट एंड में रेंडर करके दिखाएगा भी। जैसे वहां से बहुत सारे लिस्ट ऑफ यूजर आ गए, तो लिस्ट ऑफ यूजर की एक टेबल लिस्ट बना के दे देगा हमें देखने के लिए। अगर बहुत ज्यादा है तो पेजिनेशन दे देगा, पेज नंबर 1 में इतने दिख रहे, पेज नंबर 2 में अलग से यूजर लिस्ट दिख रहे। ये सारा भी हैंडल जो है जावा स्क्रिप्ट कर लेता है, तो सर्वर से भी कनेक्ट कर लेता है वाया एपीआई। कंट्रोल मीडिया मतलब जैसे इमेज का बताया, स्लाइडर वगैरह दे दिया, जूम आउट जूम जूम इन करके दिखा रहा है, वीडियो वगैरह दिखा रहा है हमको, क्लिक करने पे वीडियो ओपन हो गया, फुल स्क्रीन हो गया क्लिक करने पे। तो इस टाइप की चीजें भी जो है जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो जाती है। तो एक्चुअल लाइन यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, विदाउट जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट आर जस्ट डिजिटल पोस्टर। डिजिटल पोस्टर का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज दिख रही है कलरफुल, और आप इसको बार बार देखोगे, वो वैसा ही दिखेगा। पोस्टर क्या होता है, एक बार आप दीवार में लगा दिए, आप उसको रोज देखोगे, आपको वहां चेंज नहीं दिखेगी, वही चीज दिखाई देगी जो एक बार दिख रही है। लेकिन ये डायनेमिक जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके कारण हम बोल रहे हैं कि अगर जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो फिर हमको वो चीज अलग अलग रूप में दिखाई देगी, अलग अलग कंटेंट के साथ दिखाई देगी। तो ये जावा स्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है। तो इसका वर्क फ्लो देख लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या करता है एक्चुअली में। तो जैसे कि यूजर का एक्शन क्या रहता है, या तो क्लिक करेगा या तो टाइप करेगा। ज्यादातर दो एक्शन ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट कोड रन होता है सबसे पहले, और ब्राउजर प्रोसेस जेएस। तो जेएस रन कहाँ होता है, ब्राउजर में रन होता है, इसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर आपका जावा स्क्रिप्ट है, ओनली ब्राउजर में रन होगा, कहीं रन नहीं होगा। अगर फ्रंट एंड के लिए काम कर रहे, या फ्रंट एंड के लिए हम स्क्रिप्ट लिखे, वो ब्राउजर पे रन होता है। अपडेट वेब पेज, यानी क्या करेगा, डोम को अपडेट कर देगा। तो ये इसका वर्किंग फ्लो होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये कंट्री है, अब कंट्री का ये क्या है, ड्रॉप डाउन है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, लिस्ट खोल देगा जिसमें सारी कंट्री रहेगी, इंडिया रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, यूएसए रहेगा, सब चीज रहेगा। अब इसके बाद कोई एक कंट्री को जैसे अपन सेलेक्ट करेंगे, और जैसे कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो सेकंड वाला ड्रॉप डाउन है, इसमें डाटा बाइंड होगा। क्यों बाइंड होगा, ये स्टेट जो है ना, ये पहले से नहीं हो सकता। पहले से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरे दुनिया के स्टेट आ जाएंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि जो कंट्री सेलेक्ट करते हैं हम, वो कंट्री के ही स्टेट यहाँ पर बाइंड होते हैं एपीआई के द्वारा। तो जैसे आपने यूएसए लिखा, तो यहाँ देखो कैलिफोर्निया आ गया। अगर यहाँ इंडिया लेते हैं तो यहाँ कलकत्ता, बॉम्बे, ऐसे स्टेट, सॉरी स्टेट मतलब जैसे गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, स्टेट बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही स्टेट को सेलेक्ट करोगे, तो नीचे सिटी बाइंड हो जाएगी, और फिर सिटी को आप सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद सबमिट बटन दबाओगे, तो ये जो सिलेक्शन है,
ये वैल्यू हमारे बैकएंड को पहुंच जाएगी कि कंट्री की वैल्यू क्या है, स्टेट की क्या है और सिटी की क्या है। लेकिन यूजर का जो इंटरेक्शन हुआ, यानी कि जो बोल रहे हैं ना डोम कैसे रेंडर हो रहा है, तो जैसे जावा स्क्रिप्ट से आपने कंट्री को सेलेक्ट किया, तो ये स्टेट है ना, ये एक डोम, मतलब पूरा पेज एक्चुअली में डोम है, उसमें स्टेट वाला सेक्शन री रेंडर हो गया। एपीआई कॉल हुई, स्टेट लेके आया जो कंट्री सेलेक्टेड है, और यहाँ पर बाइंड कर दिया। अब यूजर अगर क्लिक करेगा तो उसको सारे स्टेट की लिस्ट दिखाई देगी। तो ये जावा स्क्रिप्ट से ये सब काम होता है। और ये वेबसाइट में आप लोग करते रहते हो काम अगर, तो आपको ये सारी चीजें बहुत सारी दिखेगी। अब यहाँ पर देखो एक कोड का एग्जांपल भी दिया हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का कोड, एक छोटा सा सैंपल यहाँ पर है कि कैसे दिखता है। तो ये कोड में जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ पर है, या कोई तुम्हारे पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट में कोई पेज ओपन कर दिया हम एचटीएमएल कोड, और उसमें बोलेंगे जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो ये जो कोड है इसमें जावा स्क्रिप्ट ही पूरा नहीं है, इसमें एचटीएमएल प्लस जावा स्क्रिप्ट है। तो हम कैसे पता करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का कोड क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट होता है ये वाले टैग से, स्क्रिप्ट, और एंड होता है उसी से। ये जरूरी है। तो जहां पर स्क्रिप्ट लिखा है और जहां पर वो स्क्रिप्ट एंड हो रहा है, स्लैश कर दिए मतलब वहां एंड हो गया, इसके बीच का जितना कोड रहेगा वो जावा स्क्रिप्ट का कोड रहेगा। ये बीच वाला जावा स्क्रिप्ट है। तो कहीं पर भी जब एचटीएमएल पेज खोलेंगे तो स्क्रिप्ट को ढूंढना है, स्क्रिप्ट मिल गया तो ओपनिंग स्क्रिप्ट और क्लोजिंग स्क्रिप्ट के बीच का जितना कोड है वो जावा स्क्रिप्ट का है। और एक एचटीएमएल पेज में स्क्रिप्ट कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर टॉप पे लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग होता है कि स्क्रिप्ट को लिखना कहाँ है। जब वो प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो वो रूल बताए जाते हैं। लेकिन अभी इतना समझना है कि जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक कोड है जिसको हल्का सा समझा देता हूँ। ये एक्चुअली में एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है? शो मैसेज। मैसेज को शो करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, शो मैसेज। और वो फंक्शन क्या करता है कि एक मैसेज को पॉपअप में दिखाता है। अलर्ट का मतलब है पॉपअप दिखाना, और पॉपअप एक छोटा सा खुलेगा जिसमें क्लोज बटन होगा, और उसके बीच में लिखा आएगा हेलो वेलकम टू द जावा स्क्रिप्ट। तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। लेकिन ये फंक्शन रन कैसे होगा, इसका बिहेवियर क्या है? तो यहाँ ऊपर देखो ये एचटीएमएल का लाइन लिखा हुआ है। तो एचटीएमएल का क्या टैग है? बटन। यानी कि ब्राउजर में एक बटन होगा, और उस बटन पे हमने एक इवेंट लगाया, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट में हमने क्या किया? इस फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे उस बटन में कोई भी व्यक्ति माउस से क्लिक करता है तो ये ऑन क्लिक है। तो ऑन क्लिक का मतलब है कि क्लिक करते ही इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन का है नीचे, और इसमें क्या काम कर रहा है? ये मैसेज को प्रिंट करा रहा है। तो तुरंत हमको स्क्रीन पे मैसेज दिखाई देगा। फिर वो मैसेज का जो पॉपअप है उसको क्लोज करेंगे, दोबारा फिर क्लिक करेंगे, फिर से मैसेज दिखाएगा, क्योंकि फिर से वही ऑन क्लिक कॉल होगा। तो ये एक छोटा सा सिंपल है कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो एचटीएमएल के साथ मिलके काम करता है। तो जो एचटीएमएल होता है ना, उसके अंदर स्क्रिप्ट करके हम जो कोड डालते हैं वो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, और एचटीएमएल के साथ मिलके काम होता है। इसको रन करने के लिए हमें इवेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन हॉवर हो गया। हॉवर मतलब माउस का कर्सर उसके ऊपर ले जाओगे वो काम करेगा। ऑन क्लिक मतलब क्लिक करोगे तब काम करेगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, टाइप करते कीबोर्ड से तो काम करता है। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं, जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट का। लेकिन यहाँ सैंपल के तौर पे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा सैंपल कि ऐसा कोड होता है। अगर कहीं आपको एचटीएमएल दिखेगा तो उसके अंदर जाओगे तो ये दिखेगा। अच्छा, ये कैसे देख सकते हो? वेबसाइट अगर तुम खोले हो, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट का एक बटन आएगा मेनू में सबसे आखिरी वाला, उसको क्लिक कर दोगे ना तो वो सोर्स कोड में जाओगे, तो तुमको बहुत सारे एचटीएमएल और ऐसे स्क्रिप्ट वाले कोड जावा स्क्रिप्ट के वहां देखने को मिल जाएंगे। तो समझने के लिए एक बार जाके देख भी सकते हो। हम अगले स्क्रीन पे आते हैं, हम हाउ जेएस कनेक्ट, यानी कि जेएस जो है एक्चुअली में कैसे कनेक्ट होता है, कैसे वर्क करता है। तो जैसे पहला बताया कि एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर बस बनाता है। जैसे मान लो कि हम कोई घर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे इसमें फोटो दिया हुआ है कि ईंटें को हम जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। हमको केवल दिख रहा है कि कुछ दीवार खड़ी है या घर खड़ा है, बस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन सीएसएस क्या करेगा? कलरफुल कर देगा, डिजाइन डाल देगा, वो एक लुक आ जाएगा घर का। जब उसमें कलर वगैरह करेंगे तो वो एक डिफरेंट हो जाता है।
लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, ये बिहेवियर करता है। यानी कोई चीज को मूवेबल कर देगा, अट्रैक्टिव कर देगा, एक्शनेबल कर देगा। तो ये इस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीजें मिल के एक्चुअली में वेबसाइट बनती है। नीचे क्या लिखा हुआ है, टुगेदर दे क्रिएट मॉडर्न वेब एक्सपीरियंस, यानी कि सब मिल करके एक वेब एक्सपीरियंस बनाता है। तो वेबसाइट के लिए तीनों बहुत जरूरी होती है। इसके बिना वेबसाइट नहीं बन पाएगी। तीनों इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यूजर इंटरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैंने पिछले बार ही बताया कि अगर कोई यूजर क्लिक करता है माउस से, फॉर्म भर रहा है, टाइप कर रहा है, तो ये इंटरेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर सेम वही वाला आ गया कि ये नीचे पे जावा स्क्रिप्ट कोड है, एक फंक्शन है और एक बटन है ये एचटीएमएल का, इसके अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट है जिसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दिए। तो अब क्या होगा, बटन दिखेगा, बटन में क्या लिखा होगा, क्लिक मी। और जैसे माउस का कर्सर ले जाके बटन दबाएंगे माउस से लेफ्ट वाला, तो तुरंत हमको ये मैसेज आएगा, बटन क्लिक्ड। ये ऐसे उभर के आ जाएगा, पॉपअप में हमको दिखाई देगा। तो ये वही वाला सिंपल यहाँ पर समझा दिया कि यूजर इंटरेक्शन क्या होता है। आगे जाएंगे, डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। तो डायनेमिक कंटेंट के लिए यहाँ पर देखो फिर से, ये एचटीएमएल का टैग है, पी टैग है, बताया था ना पैराग्राफ के लिए। और इसकी आईडी दिए है टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू क्या है, ओल्ड टेक्स्ट। यानी हमको स्क्रीन में क्या दिखाई देगा, ओल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, उसकी वैल्यू। और ये किसके द्वारा आ रहा है, पी टैग, पैराग्राफ टैग बोलते हैं। उसके नीचे क्या है, बटन टैग, ये भी एचटीएमएल का टैग है। इसमें ऑन क्लिक है, चेंज टेक्स्ट का एक बटन, मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। और इस बटन की वैल्यू क्या है, चेंज, यानी बटन में लिखा रहेगा चेंज। ठीक है, अब नीचे ये जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर एक फंक्शन बना है चेंज टैग। अब इसके अंदर क्या किए हम, अगर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जो आईडी है, इसको कहाँ पर है, तो ये ऊपर है। तो ये बोल रहा है कि जहां पर ये है इनर एचटीएमएल, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू है, उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो। और किससे चेंज करो, ये जो टेक्स्ट लिखा ना, न्यू टेक्स्ट से। तो यहाँ जो वैल्यू लिखी थी ओल्ड टेक्स्ट, ये हट जाएगी। और ये जो न्यू टेक्स्ट है, यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन पे, न्यू टेक्स्ट। जैसे क्लिक करेंगे तुरंत। तो ये कोड का काम क्या हो गया कि एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ की जो वैल्यू थी पुरानी वाली, जैसे क्लिक करेंगे एक नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, और वो नई वैल्यू उसकी जगह आ जाएगी। ओल्ड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट हो जाएगा। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दिया था। तो ये समझाने का था कि डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जैसे क्लिक करे तो कहीं से ये वैल्यू लेके आया और उसको ओवरराइट कर दिया, पुरानी वैल्यू हट गई। एपीआई कम्युनिकेशन भी करता है। एपीआई कम्युनिकेशन में बताया था ना कि जावा स्क्रिप्ट सर्वर से भी डाटा मंगाता है, रिक्वेस्ट करता है। तो कैसे करेगा, एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पर एपीआई क्या है, तो एपीआई का यूआरएल है एक्चुअली में। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ये एपीआई कॉल हो रहा है, ये पूरी एपीआई है। तो ये एपीआई जो है क्या काम करती है, रिक्वेस्ट भेजती है सर्वर को। और सर्वर का एड्रेस क्या है, तो ये सर्वर का एड्रेस है, इतना डॉट कॉम तक जो लिखा हुआ है सर्वर का एड्रेस है। तो इसके कारण वो उस सर्वर तक पहुंच जाएगा। और वहां से क्या मांगेगा, रिक्वेस्ट मांगेगा। रिक्वेस्ट में पैरामीटर क्या है, वन। वन कोई आईडी होगी, उस वो सर्वर से वन आईडी वाला डाटा ढूंढेगा और उसको रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा। तो वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा, वो कहाँ आएगा, तो वो रिस्पॉन्स आएगा ये रिस्पॉन्स आया एपीआई का, जिसको उसने क्या किया, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। जेसन मतलब बहुत लाइट वेट फॉर्मेट होता है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने के बाद क्या कर रहा है कि वो जो डाटा आया उसको प्रिंट कर दे रहा है। कंसोल लॉग एक कमांड होता है, जिससे जावा स्क्रिप्ट के अंदर का कोई भी वैल्यू को अगर प्रिंट करना है, यानी बाहर से हमें देखना है, तो कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में हमको वेरिएबल या कोई वैल्यू डालनी पड़ती है। तो इसके अंदर डाटा के अंदर जो भी डाटा आया है, वो हमको कंसोल लॉग में दिखाई देगा। कंसोल लॉग कहाँ होता है, जो राइट क्लिक करके ब्राउजर पे अपन जो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, तो ऊपर साइड में सेकंड नंबर का ऑप्शन रहता है कंसोल। जैसे वहां पर रहता है एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क।
तो वहां पर कंसोल रहता है, कंसोल में क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू जो आई है सर्वर से वो हमें दिखाई देगी, क्या वैल्यू आई है। तो इसके यूज केस क्या है, जैसे वेदर ऐप है, यानी कि एपीआई कॉल कर रहा है तो सर्वर से क्या होगा, वेदर की इंफॉर्मेशन लाएगा, हमको दिखाएगा। लाइव स्टॉक प्राइस है, तो जहां से स्टॉक प्राइस सर्वर है वहां से वो लेटेस्ट प्राइस लाएगा और स्क्रीन पे दिखाएगा। सोशल मीडिया फीड है, यानी कुल मिलाकर के हमारा जो सर्वर से डाटा लेके आएगा और हमारे ऐप में दिखाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, एपीआई कॉल कर रहे हैं। एपीआई किसके थ्रू कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो हमारा ये डायनेमिक वर्क हो रहा है, एपीआई कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, डॉम क्या चीज है। जो सर्वर से डाटा आता है वो रेंडर होता है, रेंडर होकर के वो डॉम बना देता है। डॉम मतलब जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनी हुई चीज को हम डॉम बोलते हैं। जैसे मान लो सर्वर में हमने प्रोग्राम डॉट नेट में किया हुआ है, तो डॉट नेट के कोड में प्रोग्रामिंग की गई, C# में कोडिंग की गई है। लेकिन जब वेबसाइट ओपन होता है और डाटाबेस से डाटा लेके आता है हमारे पास, तो वो डाटा जो एपीआई से आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जेसन होता है। तो ये सब चीजें ना हमको याद भी रखना है। एक मिनट, ये स्क्रीन चेंज हो गया। हाँ, तो जैसे इसका फॉर्मेट होता है जेसन, जो एपीआई से रिस्पॉन्स आता है जेसन। जितनी भी वेबसाइट आज की डेट में चल रही है सब एपीआई कॉल करती है, तो यानी उनका डाटा का फॉर्मेट क्या होगा, जेसन होगा। लेकिन जेसन फॉर्मेट में हम डाटा देख के समझ नहीं सकते, तो हमें तो अपने फॉर्मेट में चाहिए जिससे हमको समझ में आए। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डोम, और डोम बनता है रेंडर के बाद। तो रेंडरिंग होने के बाद ये डोम बन जाता है, तो वेबसाइट का जो पेज हमको दिखाई दे रहा है अभी, वो वाला पेज डोम है एक्चुअली में। तो अब यहाँ पर मैं डोम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डोम मैनिपुलेशन हमको समझाना है। तो डोम मैनिपुलेशन में होता क्या चीज है, कि जैसे हमारा वेबसाइट खुल गया और वहां पर एक छोटी सी कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रही है, और जावा स्क्रिप्ट से हमको टेक्स्ट को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस कंट्रोल की आईडी को लेंगे। जैसे यहाँ पर आईडी है डेमो, तो हम क्या करेंगे, डेमो आईडी को लेंगे और उसमें कोई चीज को अप्लाई करेंगे। तो पिछले वाले स्क्रीन में हमने क्या किया था, कि उसकी वैल्यू को चेंज कर दिए थे, ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट से चेंज किए थे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कि जो वहां पर लिखा हुआ चीज है उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन उस मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना है, उसका अपीयरेंस को चेंज कर देना है। तो ये क्या करेगा, तो उसके कलर को रेड कर देगा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देगा, 24 कर देगा। तो ये किससे हुआ, जावा स्क्रिप्ट से हुआ। लेकिन वो कैसे पता किया कि किसको करना है, ये आईडी के थ्रू, डेमो आईडी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, यानी कि पूरे पेज में ढूंढो कि किसी की आईडी अगर डेमो है तो उसके ऊपर ये स्टाइल को अप्लाई कर दो। तो ये जावा स्क्रिप्ट में ऐसे प्रोग्रामिंग की जाती है, हमारा एचटीएमएल को सुंदर भी बनाने के लिए, उसकी वैल्यू क्लिक करने पे कोई वैल्यू चेंज करने के लिए। तो इस टाइप से ये काम होता है, तो उसको डोम मैनिपुलेशन बोलते हैं। फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो इसके फीचर्स क्या है। सबसे बड़ा फीचर है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब होता है कि बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला, बहुत ही तेजी से लोड हो जाता है, तेजी से रन हो जाता है, उसको हम लाइट वेट बोलते हैं। परफॉर्मेंस इससे बढ़ जाती है। फास्ट एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जीक्यूशन क्यों है, क्योंकि वो लाइट वेट है। ऊपर वाला जो लाइट वेट है, इसीलिए ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है सीधा, तो ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो रहा है तो वैसे भी बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सर्वर साइड में जो भी एग्जीक्यूट होता है वो टाइम लेता है, ब्राउजर में जो एग्जीक्यूशन होता है फास्ट होता है, क्योंकि ब्राउजर क्लाइंट के, कस्टमर के पास है, तो कस्टमर को हमको स्पीड देना जरूरी है। फिर इसके बाद होता है इवेंट ड्रिवन होता है। इवेंट ड्रिवन मतलब क्लिक करते हैं तो इवेंट, इवेंट क्लिक हो गया, हर प्रकार के इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट ड्रिवन मतलब कहीं टाइप हो रहा है तो वो काम करेगा, क्लिक कर रहे हैं तो काम करेगा, इसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन। इसके बाद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये ब्राउजर से रिलेटेड है। आपका टेक्नोलॉजी क्या है, बैकएंड क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। जावा स्क्रिप्ट को रन तो होना है फ्रंट एंड पे। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ओएस से भी मतलब नहीं कि आप विंडो में काम कर रहे हो, लाइनक्स में काम कर रहे हो,
उबंटू में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट कहीं भी रन हो जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है सर्वर क्या है, इसको कोई मतलब नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और सपोर्ट ओप्स, ये बहुत बड़ी चीज है, इसका भी एक सेशन अलग से लूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर लाइन में कदम रखता है और अगर वो उफ्स को नहीं जानता है तो वो अंदर नहीं आ सकता। उसके इंटरव्यू में उफ्स पूछेंगे। और मजेदार चीज है कि व्यक्ति को सब, ये पहली सीढ़ी है, उसके बाद सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और व्यक्ति सीढ़ी चढ़ के हजारवें सीढ़ी पे पहुंच जाता है, 1000 नंबर पे, और इंटरव्यू में उफ्स नहीं बता पाता। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्ड है। आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो इसको फॉलो करना पड़ता है, ये रूल है एक्चुअली में। इसमें कुछ रूल दिए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो वो हमको फॉलो करना जरूरी है, ताकि हमारा एप्लीकेशन एक परफेक्ट एप्लीकेशन बन पाए, जिसमें स्पीड भी होगी, परफॉर्मेंस भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, और सारे रूल्स उसके अंदर है। तो हमें प्रोग्रामिंग चाहे आप जावा में करो, पीएचपी में करो, जावा स्क्रिप्ट में करो, नेक्स्ट जेएस में करो, एंगुलर में करो, उसको फॉलो करना है ना। तो ये कंपलसरी है। तो बड़ी अच्छी चीज है, तो ये सपोर्ट्स करता है, जावा स्क्रिप्ट उसको सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो पहले जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में सीएसएस के ऊपर भी इन्होंने डाला उप्स को। तो जब सीएसएस जो था, उसके ऊपर जब उप्स को कंपलसरी कर दिए, तो सीएसएस का नाम बदल के हो गया सैस और लेस, SASS और LAS, जो उप्स पर द्वारा उसमें काम होता है। उसमें वेरिएबल बनाए जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, क्लास बनाए जाते हैं। तो उप्स के कॉन्सेप्ट सीएसएस में भी अप्लाई होने लग गए आज की डेट में। तो ये कंपलसरी चीज है। तो ये फीचर्स जावास्क्रिप्ट के रियल वर्ल्ड यूज यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें खरीदी बिक्री कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। तो वहां पर जैसे कोई कार्ट में कोई ऐड ऐड टू कार्ट, यानी कोई बटन दिया हुआ है, जैसे हम बटन दबाते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कार्ट में चले जाता है। कार्ट में से वन दिखने लग जाता है। एक बार दूसरे प्रोडक्ट में फिर से ऐड किए तो 1 2 हो जाता है। और फिर कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो लिस्ट खुलती है कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया खरीदने के लिए। लाइव प्राइस अपडेट, ये सारा काम भी जावास्क्रिप्ट से हो जाता है। सोशल मीडिया में आप देखोगे कि लाइक करना, लाइक का बटन रहता है ना, कई फोटो के नीचे, वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है, लाइक डिसलाइक, उसको बस क्लिक करते हैं हम एक बार। तो ये सब काम जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर होता है। नोटिफिकेशन वगैरह, तो कोई नोटिफिकेशन आता है तुरंत, जैसे कि हम फेसबुक में काम कर रहे हैं, लिंक्डइन में काम कर रहे हैं, तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत वह वन आ जाता लिखा हुआ रेड कलर में, कि मतलब यहाँ पर एक अनरीड वाला मैसेज आ चुका है, आप क्लिक करो तो दिखेगा, खुल के दिखेगा। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट के एक्शन काम करते हैं। गेम्स वगैरह यहाँ पर जो है इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। तो ये सारा चीज का रियल वर्ल्ड यूज केस का एडवांटेजेस में क्या आएगा, इजी टू लर्न, हालांकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट लर्नर के ऊपर है कि कभी कभी किसी को बहुत कठिन लगता है, और कठिन एक्चुअली में इसमें लॉजिक जब लगाना रहता है, इफ कंडीशन लगा के कुछ लॉजिक लगाना रहता है, तो जो प्रॉपर डेवलपर नहीं है तो वो उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो बहुत इजी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ब्राउजर में रन हो जाता है बहुत आसानी से। तो इसको सीख सकते हैं बड़ी आसानी से, इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर की डिमांड नहीं कि ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर के आप सीख सकते हो। आपके कंप्यूटर में ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम या कोई भी चीज, रन ऑन द ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर में ही रन होता है। लार्ज कम्युनिटी, क्योंकि शुरू से चलते आ रहा है, जब से वेबसाइट का जन्म हुआ है जावा स्क्रिप्ट, तब से और आज तक चल रहा है, और आज तक बहुत ज्यादा पॉपुलर होते गया, और आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया कि जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज हो रहा है, बैक एंड में भी यूज हो रहा है, और सर्वर में भी यूज हो रहा है। तो ये सोचो कितनी पॉपुलर चीज है, वर्सेटाइल। तो ये सब चीजें इसके एडवांटेजेस है। लिमिटेशन में अगर हम आते हैं, तो जैसे मान लो कि सिक्योरिटी रिस्क, क्लाइंट साइड, अगर क्लाइंट साइड में हम यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रिस्क है। अब ये समझा देता हूँ कि सिक्योरिटी रिस्क होता क्या चीज है। जैसे मान लो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, अभी बॉम्बे की कंपनी में थे हमें, तो वहां पर हम लोग कोटेशन भरने का कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है
प्लान सेलेक्ट करता है तो उसके हिसाब से उसको अमाउंट दिखता है कि भाई आपका 50,000 रुपया हो गया। और फिर पे का बटन आता है, पेमेंट वाला। पे दबाओगे तो आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड की स्क्रीन आ जाएगी, ताकि आप उसमें डिटेल डालोगे तो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। तो जो प्लान लिया था उसकी कीमत क्या थी? 50,000। लेकिन सिक्योरिटी टेस्टिंग वाला जो इंजीनियर, उसने क्या किया कि उसने इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया या फिर कोई टूल का इस्तेमाल किया, और उसने 50,000 को 500 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, और पेमेंट का बटन दबा करके पेमेंट भी कर दिया 500 रुपये। और उसने वो एविडेंस को भेज दिया हमारे सीटीओ के पास कि तुमने क्या सॉफ्टवेयर बनाया। और 50,000 दिखा रहा था ये टैक्स वगैरह लग करके। मैंने उसको 500 रुपये कर दिया और प्लान भी ले लिया। मेरे नाम से प्लान एक्टिवेट हो गया। बहुत बड़ा इशू हुआ था, पूरे डेवलपर को बुला के जो डांट पड़ी थी एकदम से। तो एक्चुअली में क्लाइंट साइड्स में क्या है, सिक्योरिटी है नहीं। तो हम लोग, अभी जैसे मैं जो करंट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो फिर हमारी डेवलपर प्रियंका जिसमें काम कर रही है, तो फ्रंट एंड पे उसने पूरे फार्मूले लगाए हुए कि अगर ये प्लान लेंगे तो कितने का आएगा, इसमें ये फैसिलिटी लेंगे तो अमाउंट कितना बढ़ जाएगा, टैक्स कितना लगेगा। मुझे भरोसा नहीं है। तो जब वो सबमिट बटन अगर दबाएंगे, तो वो क्या करेगा, बैकएंड में जा करके वहां से फिर से कैलकुलेट करेगा कि ये प्लान लिया था, ये फीचर लिया था, और इतना टैक्स लगा, तो ये जो अमाउंट फ्रंट एंड से आया पेमेंट के लिए, वो एक्यूरेट है या नहीं। अगर वो मिसमैच हो गया, किसी ने छिड़कानी किया, वो आगे बढ़ने नहीं देगा, वापस एरर मैसेज दे देगा कि भाई समथिंग रॉन्ग, ये अमाउंट गलत है, वापस से रिकैलकुलेट करो। और अगर सब कुछ सही है, तो बैकएंड यहाँ से पेमेंट गेटवे को मैसेज देगा कि भाई इतना पेमेंट करना है, और उतना ही पेमेंट फिर पेमेंट गेटवे से होगा। तब हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई इसको ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। तो खैर ये धीरे धीरे पता चलेगा कि हम कैसे काम करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड साइड में जो काम कर रहा है, उसकी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है सबसे बड़ा। दूसरा क्या है, ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इशू। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो क्रोम ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट का कोड बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में या फायरफॉक्स में जाएंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, या तो काम ही नहीं कर रहा है, या उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये थोड़ा इशू मैं भी देखा था जब जब मैं काम किया हूँ, जहाँ पर जावा स्क्रिप्ट अगर मैं ज्यादा काम किया हूँ, तो ये कंपेटिबिलिटी इशू आता है। तो जो टेस्टर है, उसको बताया जाता है कि तुमको ये 2-3 ब्राउजर में डेली टेस्ट करना है। अगर किसी ब्राउजर में नहीं चला, तुरंत रिपोर्ट करना है। तो फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, कोड को मॉडिफाई किया जाता है। कैन बी स्लो फॉर हैवी टास्क। हाँ, ये भी है। अगर मान लो कि जैसे जावा स्क्रिप्ट लाइट वेट है, बहुत फास्ट काम करता है, अच्छी बात है। लेकिन सर्वर से डाटा ही बहुत ज्यादा आ गया। 50,000 यूजर की लिस्ट अगर सर्वर से आ गई, तो जावा स्क्रिप्ट उसको लाइन पेजिनेशन करते 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 थक जाएगा। वो लोडर घूमते रहेगा गोल 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 गोल। बहुत देर बाद जा करके बोलेगा, लो भाई तुम्हारा पेज तैयार हो गया, इसमें 50,000 यूजर को मैंने बाइंड कर दिया, अब तुम इसको देखो। तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है जब लोड डाटा सर्वर साइड से ज्यादा आ जाता है, तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्हाट इज ए फ्रेमवर्क? अभी देखो हम एक्चुअल टॉपिक में आ गए। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? अभी तक हम जावा स्क्रिप्ट समझे थे। तो फ्रेमवर्क इज ए प्री बिल्ट स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स टूल्स, लाइब्रेरी एंड गाइडलाइंस टू द डेवलप एप्लीकेशन एफिशिएंटली। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, फ्रेमवर्क, जो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, और जिसमें प्री बिल्ड पहले से टूल्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है, गाइडलाइंस होती है, और इसका इस्तेमाल करके हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो जावा स्क्रिप्ट क्या था? लैंग्वेज था। उस लैंग्वेज में किसी टीम ने, किसी ग्रुप ने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि भाई अब लोगों को इतना ज्यादा 1-1 हजार लाइन का, 10-10 हजार लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे फ्रेमवर्क में आके कोडिंग करो। मैंने जो लाइब्रेरी बनाई है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, उसको कॉल करो। मैंने टूल्स बनाए, उसका इस्तेमाल करो। अब मेरे कुछ गाइडलाइन है, कैसे लिखना है, पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, तो वो सब फॉलो करो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। हमें कई हजारों लाइन और कॉम्प्लेक्स कोड करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये फ्रेमवर्क का आविष्कार हुआ। तो फ्रेमवर्क किसी लैंग्वेज के ऊपर ही बनता है। तो ये फ्रेमवर्क जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट के ऊपर तैयार हुआ। तो ये क्या बोल रहा है फ्रेमवर्क?
डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यानी आपको एप्लीकेशन बनाना है तो आप एबीसीडी से मत चालू करो। एबीसीडी मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने बैठ गए, एचटीएमएल का कोड लिखने बैठ गए, तो वो मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई ये फ्रेमवर्क बन गया, आप फ्रेमवर्क में काम करो, बने बनाए आपको पूरे कंपोनेंट मिलेंगे, टूल मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे, उसको यूज करो और जल्दी बना लो। जो काम आपको 1 साल लग रहा था उसको आप क्या करो, 10 दिन में बना लो। इतना डिफरेंस आ गया फ्रेमवर्क में काम करने से। फ्रेमवर्क वीएस लाइब्रेरी, यहाँ पर दो वर्ड आए थे, एक फ्रेमवर्क आया था, एक लाइब्रेरी आया था। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्ट ये है कैसे। तो ये दोनों जो है, इसमें क्या अंतर है कि हु कंट्रोल्स द फ्लो, और यू और द कोड। ठीक है, जैसे कि इसमें डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेमवर्क जो होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स योर कोड। यानी जो फ्रेमवर्क होता है ये हमारे कोड को कंट्रोल करता है, हम जो क्लास फाइल बनाते हैं, हम जो प्रोग्राम जिसमें टाइप करते हैं, वो सबको ऑर्गेनाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है। और लाइब्रेरी क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट यू कंट्रोल। यानी कि जब हमको कोई फंक्शन कॉल करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे सॉफ्टवेयर में, और फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। और बहुत सारे फंक्शन होते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर, कई हजारों। और ऐसी लाइब्रेरी भी बहुत सारी होती है। तो हमें जो फंक्शन कॉल करना है हमें पता होना चाहिए वो किस लाइब्रेरी के अंदर है। तो यानी कि ये कंट्रोल बाई यूजर, डेवलपर। यानी कि हम इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क क्या करता है, वो हमारे कोड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। यानी फ्रेमवर्क एक्चुअली में बॉस है और लाइब्रेरी क्या है, हेल्पर है। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फ्रेमवर्क बोलता है ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि वो गाइडलाइन दे रहा है, आपको गाइडलाइन फॉलो करना है, नहीं तो वर्क नहीं होगा। और लाइब्रेरी हेल्पर है। तो जब जब हमें कुछ काम करने के लिए, जैसे लोडर दिखता है ना, जैसे कोई वेबसाइट का पेज नहीं खुला तो गोल 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 घूमते रहता है बीचों बीच में, तो वो क्या चीज है, लोडर। तो वो लाइब्रेरी से एक हेल्पर है, एक टाइप का हेल्पर है, लोडर नाम है उसका। तो हम लाइब्रेरी यूज करके उसको यूज करते हैं। इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल, इसके जस्ट फ्लो यहाँ दिया है कि अगर लाइब्रेरी है तो यू कॉल फंक्शन व्हेन नीडेड, यानी जब भी हमें फंक्शन की जरूरत है हम लाइब्रेरी कॉल करेंगे। और फ्रेमवर्क क्या चीज है, फ्रेमवर्क कॉल यू योर कोड। यानी फ्रेमवर्क को जब हमारे कोड की जरूरत है कि भाई होम पेज कहाँ गया, तो हम पाथ एकदम बता कर रखे कि इस जगह जाओ तो वहां मिल जाएगा, तो खुद ही जाकर के होम पेज को उठा लाता है जब जरूरत है। अबाउट पेज को जरूरत है तो उसको उठा के लाएगा। तो ये जो है हमारे कोड को कॉल करता है, और हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं वाया लाइब्रेरी। तो इसको आईओसी नाम दिया गया, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस को और अच्छे से बताया गया है। कंट्रोल्स, तो जैसे बताया कि फ्रेमवर्क कंट्रोल्स फ्लो, और लाइब्रेरी एक्चुअली में डेवलपर कंट्रोल करता है, डेवलपर को जो जरूरत है वो फंक्शन यूज करता है। फ्लेक्सिबिलिटी में, फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी एकदम कम होती है, आपको उसको गाइडेंस को फॉलो करना ही है। जबकि लाइब्रेरी में मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से लाइब्रेरी को यूज कर लो, आप दूसरी लाइब्रेरी यूज कर लो, लाइब्रेरी को हटा दो, उसके अंदर के फंक्शन को जब नहीं जरूरत है तो मत यूज करो। तो ये सब फ्लेक्सिबल रहेगा, स्ट्रक्चर में ये प्री डिफाइंड है। जबकि ये नो रिस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। लर्निंग कर्व हाइयर है, ये लोअर है। और यूजेज में फुल ऐप डेवलपमेंट है, और ये किसी टास्क के लिए यूज होता है। कोई टास्क हमको अगर मिला हुआ है, जैसे वैलिडेशन का टास्क है, तो हम वो फंक्शन को कॉल करेंगे, वैलिडेट करके बता देगा। लेकिन जब पूरा एप्लीकेशन ही हमको डेवलप करना है तो हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, बिना फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन बन ही नहीं सकता। इसके बाद जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। तो लाइब्रेरी मतलब क्या है, कि जैसे मैं बताया था कि कोई फंक्शन को हम कॉल करते थे, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है जे क्वेरी का, उसको कॉल कर रहे हैं। उस फंक्शन का नाम क्या है, अलर्ट। ये जे क्वेरी का एक फंक्शन है। तो अलर्ट, ये क्या काम करता है, ये एक पॉपअप खोलता है और ये मैसेज को वहां दिखाता है। तो ये हमने यूज किया। और फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, कि जैसे इसके रूल्स होते हैं, जब हम काम करने जाते हैं रिएक्ट में या किसी में, तो पहले हम ऐप फंक्शन कॉल करेंगे। अगर ऐप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसका एक रिटर्न होगा,
तो वो हमको रिटर्न करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे रूल है, और उसको हम एक के बाद एक करेंगे। जैसे लाइब्रेरी इंक्लूड करना है, एक्सपोर्ट करना है, जैसे नेक्स्ट जेएस में एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो ये हमको लाइन से लिखना रहेगा। तब उसके रूल के हिसाब से तब हमारा एक प्रोग्राम तैयार होता है। तो फ्रेमवर्क्स में क्या चीज आ रहा है, जैसे फ्रेमवर्क जो बना हुआ जेएस का, तो मैं बताया कि फ्रंट एंड के लिए भी बना हुआ है। फ्रंट एंड मतलब समझ में आ गया, जो हमको वेबसाइट में दिखाई देता है। तो जैसे एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, फेल्ट हो गया, तो ये सब चीजें फ्रंट एंड बनाता है। तो फ्रंट एंड अगर केवल करना है हमको, तो हम फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज करेंगे। बैक एंड में काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर बैक एंड के फ्रेमवर्क की लिस्ट दी हुई है। डी जांगो दिया हुआ है, एक्सप्रेस जेएस दिया हुआ है, स्प्रिंग बूट दिया हुआ है, लारावेल दिया हुआ है। तो ये सब क्या करता है, बैकएंड। बैकएंड मतलब इसमें हम एपीआई बनाते हैं। बैकएंड में ज्यादातर लॉजिक लिखी होती है, बिजनेस लॉजिक, और एपीआई रहती है जो सर्वर से डाटा लेके आती है। लेकिन इस प्रकार का काम करना है तो इनमें से हम कोई फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। और मोबाइल का एप्लीकेशन अगर डेवलप करना है, तो जैसे रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया, ये सब और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये यूज करेंगे। तो हमको क्या चूज करना है, डिपेंड करता है कि हमको फ्रंट एंड में काम करना है, बैक एंड में करना है, कि मोबाइल में काम करना है। उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं। टेक्नोलॉजी चूज करने का काम वैसे भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट का होता है। डेवलपर को तो चुपचाप नीचे मुंडी करके काम करना है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, वो सब चीजें ऊपर सीनियर लेवल पर डिसाइड होता है। लाइब्रेरीज, जैसे कि हेल्पर टूल, तो जैसे कि यूआई लाइब्रेरी, तो रिएक्ट की लाइब्रेरी होती है। जो जनरली जब फ्रंट एंड वाले काम करते हैं, तो रिएक्ट एक अपने आप में ही बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें से उठाया जाता है रेडीमेड फंक्शन वगैरह को। जे क्वेरी एक सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी हुआ करती थी पहले, अब तो नहीं होती जब से नेक्स्ट जे से सब आ गया। लेकिन हम लोग तो जे क्वेरी की लाइब्रेरी तो बहुत कई साल तक यूज किए। तो ये लाइब्रेरी यूज करने से क्या होता है, कि जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो बड़ा है, तो उसको जे जे क्वेरी के अंदर डाल के उसका एक फंक्शन बना दिए। हम बस वो फंक्शन को कॉल करते, वो कोड अपने आप इतना सारा रन हो जाता है। तो हमें उतना कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब लिखेंगे फिर उसमें गलती हो जाएगी, सुधारेंगे, कोई एरर आ गई फिर इसको ढूंढ के फिर से सुधारेंगे। लेकिन जे क्वेरी का फंक्शन सीधा लिखो, एक लाइन का, एक शब्द का, एक वन वर्ड का, और वो काम करेगा और 100% करेगा। तो फिर लाइब्रेरी यूज कर देते हैं। ऐसी यूटिलिटी लाइब्रेरी होती है, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कई प्रकार के टूल की जरूरत पड़ती है, यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कुछ लाइब्रेरी है, ये यूज करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए जैसे चार्ट डॉट जीएस है, D3 JS है। तो कभी कभी वेबसाइट में ना चार्ट दिखता, ग्राफ दिखता है, बार ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, तो उसके लिए आ, ये अलग से जेएस फ्रेमवर्क आते हैं। तो एक्चुअली में ये सब, सॉरी, फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरीज आती है, और इस लाइब्रेरी को हम अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी हो गई हमारी लाइब्रेरी। 5 मिनट बचा है, और जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर चालू कर देते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसमें क्या है, जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह हम बनाते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, है ना। तो डैशबोर्ड को मतलब जनरली हम क्या करते हैं, चार्ट जेएस वगैरह यूज करते हैं। ग्राफ दिखाना रहता है जब लॉगिन होते हैं उसके बाद तुरंत। और ई कॉमर्स में भी हमारा एंगुलर वगैरह ज्यादा चलता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और लाइब्रेरी भी उसमें यूज की जाती है। डाटा हैंडलिंग के लिए जैसे लोडास यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के लिए फ्लटर यूज कर रहे हैं, या फिर एक्सवाइस यूज करते हैं लाइब्रेरी एपीआई कॉल वगैरह के लिए। मोबाइल ऐप में है, लेकिन हम तो अपने प्रोजेक्ट में भी शायद इसको यूज कर रहे हैं, एक्सवाइस को इंटरसेप्टर बनाने के लिए यूज किया गया है शायद। तो इसमें फिर एक क्वेश्चन है कि क्यों हम यूज करते हैं, जैसे फास्टर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है इसमें, फ्रेमवर्क अगर यूज कर रहे हैं। अगर हम जावा स्क्रिप्ट प्योर यूज करेंगे तो कई दिन लगेगा, लेकिन फ्रेमवर्क यूज करेंगे जेएस का तो जल्दी होगा, क्योंकि रेडीमेड टूल मिल जाता है ना इसमें, हमको केवल उसका इस्तेमाल करना है सिंगल लाइन में। नहीं तो हमें कई लाइन का कोड लिखना पड़ता है उसके लिए। तो ये फास्टर होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, लॉगिन पेज जैसे विदाउट फ्रेमवर्क राइट एवरीथिंग मैनुअली, विद फ्रेमवर्क यूज रेडीमेड कंपोनेंट। तो यानी कि हमें फ्रेमवर्क यूज कर रहे, तो लॉगिन कंपोनेंट उठा के डाल दिए या कोई कंपोनेंट डाल दिए, तो अपने आप वो बना बना यूआई बटन वटन के साथ कलरफुल डायरेक्ट मिल जाता है। नहीं तो हमें पूरा टाइप करना पड़ जाता है। तो ये थोड़ी स्पीड हमारी
फास्ट हो जाती है डेवलपमेंट की। रीयूजेबल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब कोई कंपोनेंट बनाया जाता है तो एप्लीकेशन में बार बार उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो हम बार बार नहीं बनाते, एक बार बनाते उसी को यूज करते। तो जैसे न्यू बार है, नेविगेशन के लिए यूज होता है। फुटर, नीचे तरफ कुछ इंफॉर्मेशन दिखती है वेबसाइट के नीचे। बटन, तो अगर मान लो कोई बटन का कोड हमने एक बार बना लिया और हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, हमको हर जगह पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपने बनाया, उसकी जरूरत अगर दोबारा पड़ रही तो दोबारा फिर से बनाना नहीं है, उसको यूज कर लेना है। बेटर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस जो है इसमें बहुत हाई होता है। ऑप्टिमाइज रेंडरिंग होती है। इसका मतलब होता है कि पूरे पेज में जिस जगह रेंडर करना है उतना ही रेंडर होता है, पूरा पेज रिलोड नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। लेजी लोडिंग भी एक यहाँ पर यूज हो रहा है, ये भी स्पीड को बढ़ा देता है। तो लेजी लोडिंग हम हमेशा यूज करते हैं। और वर्चुअल डॉम जो है ये हमारा रेंडर होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस बहुत हाई रहती है। तो वाई यूज जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में स्केलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम बड़े बड़े एप्लीकेशन बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम मॉड्यूल मॉड्यूल बनाते जाएंगे या कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे, तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी इसमें तैयार किया जा सकता है। यानी इतनी कैपेसिटी है इसमें। मेंटेनेबिलिटी है, इसको आसानी से हम मेंटेन भी कर सकते हैं, कोड को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रूल दिए रहते हैं ना, गाइडलाइंस को फॉलो करना रहता है। एंगुलर में काम करोगे तो एंगुलर का अलग से रूल्स है, नेक्स्ट में करोगे तो अलग है, रिएक्ट में अलग है, लेकिन लगभग मिलता जुलता है, जो कि क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड कोड हमको प्रोवाइड करता है। तो सेपरेशन लॉजिक रहती है इसमें, कंसिस्टेंट कोडिंग पैटर्न रहता है और इजियर डेबगिंग रहता है। तो ये फीचर्स इसमें है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेनेबिलिटी यानी कि मैनेज कर सकते हैं हम इसको। और टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे फ्रंट एंड है, यूआई डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। बैक एंड फ्रेमवर्क सर्वर साइड के लिए होता है। और फुल स्टैक फ्रेमवर्क जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए होता है, जैसे कि आपका नेक्स्ट जेएस है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट जेएस यहाँ पर आ जाता है। और मोबाइल फ्रेमवर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के काम करता है। ये अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क से अवेलेबल है। अब इसके नाम यहाँ पर बता देता हूँ। 29 हो गया, बस 1 मिनट ले लेता हूँ मैं, क्योंकि कल मैं दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक लूंगा, इसलिए इसको खत्म कर देता हूँ। तो जैसे फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज होता है, तो किस टाइप का लाइब्रेरी है, यूआई लाइब्रेरी है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो फ्रंट एंड के पेज है वो डिजाइन करते हैं, रिएक्ट के कंपोनेंट को यूज कर, कंपोनेंट बेस्ड है, तो इसमें हम कंपोनेंट बनाते हैं अलग अलग। लॉगिन पेज एक कंपोनेंट हो गया, लॉगिन बटन दबाने के बाद जब अंदर जाते हैं डैशबोर्ड एक कंपोनेंट हो गया। तो ये कंपोनेंट्स इसमें वर्क होता है। लेकिन ये ड्रॉबैक्स क्या है कि नीड एक्स्ट्रा टूल, क्योंकि ये ओनली फ्रंट एंड तो बन जाएगा लेकिन आपको एपीआई कॉल करना पड़ेगा, आपको बैकएंड भी चाहिए इसमें काम करने के लिए, तो वो यहाँ पर जरूरी हो जाता है। एंगुलर, एंगुलर भी एक नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क, जेएस फ्रेमवर्क कहलाता है। लेकिन एंगुलर कैसा टाइप फुल फ्रेमवर्क है, यानी इसमें सब चीज है। और एंटरप्राइज है, यानी कि बड़े बड़े एप्लीकेशन इसमें बनते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है कि बिल्ट इन टूल है, यानी बहुत सारे ऐसे रेडीमेड टूल है जिसको केवल कॉल करो और यूज करो, उसको बिल्कुल कोड करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, यानी उसके रूल्स है कि कौन सी चीज कहाँ रहेगी, किस सीक्वेंस में रहेगी, तभी वो काम करता है। और इसका ड्रॉबैक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व थोड़ा सा कठिन है। ये आपको मतलब जो है थोड़ा सा इसके रूल्स वगैरह जानना पड़ता है जब हम उसको कोडिंग करते हैं। तो बैंकिंग ऐप में एंगुलर बहुत ज्यादा यूज होता है और काफी सिक्योर है, इसलिए इसको बैंकिंग में भी यूज कर रहे हैं। व्यू जेएस है, ये एक्चुअली में एक फ्लेक्सिबल यूआई ऐप है, तो ये फ्रंट एंड के लिए ज्यादातर यूज होता है, लेकिन अभी बहुत कम यूज होता है। फेसबुक ने इसका इस्तेमाल किया है, बाकी ज्यादा एप्लीकेशन में सुना ही नहीं आता है, बहुत पॉपुलर नहीं है ज्यादा। स्वेल्ट अभी मैंने इसको ज्यादा देखा नहीं, इसका यूज केस मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ्रंट एंड के लिए तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस फास्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन एप्लीकेशन नहीं बना सकते। हाई परफॉर्मेंस का ऐप बनेगा लेकिन छोटा ऐप, जो स्मॉल ऐप्स होता है वही हम बना सकते हैं इसमें।
और ये नेक्स्ट जेएस जो मैं भी यूज कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों काम करता है। और ये रिएक्ट के बाद का एडवांस है, यानी रिएक्ट की लाइब्रेरी इसमें यूज होती है। रिएक्ट फ्रेमवर्क में ही इसको डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है। इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग है, एसईओ फ्रेंडली है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि थोड़ा सा ये सेटअप, इसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें सेटअप करने में। लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक्सप्रेस जेएस ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन बट इसका बड़े एप्लीकेशन में मैंने ज़्यादा देखा नहीं मेरे अनुभव में। लेकिन काफ़ी सुना हूँ कि कई कंपनी इसको यूज़ कर रही है डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेस, क्योंकि ये बैकएंड की एपीआई बनाने के काम आता है। नेक्स्ट जेएस यहाँ वापस क्यों आ गया, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे भी काम आता है, बैक एंड पे भी आता है। तो जो मैंने फ्रंट एंड पे बता दिया, सेम ऐसी बैक एंड में भी नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये कोआ जेएस है, इसका मैंने ज़्यादा नहीं सुना है। ये भी एक प्रकार का मिडिलवेयर हैवी ऐप बनाने के लिए होता है। और मोबाइल के लिए जैसे रिएक्ट नेटिव ऐप हो गया, आयोनिक्स हो गया। हाँ, आयोनिक्स पे मैंने काम करवाया है। और इसके बाद एक और आएगा तुम्हारा फ्लटर, ये जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और मेरी करंट कंपनी में भी फ्लटर में काम हो रहा है। अभी करंट कंपनी मोबाइल ऐप हम फ्लटर में ही बना रहे हैं। तो बहुत ही पॉपुलर और फेमस है। और उसके बाद है मोबाइल में एक और नेटिव स्क्रिप्ट, बट मैंने इसको ज़्यादा यूज़ मैंने आज से देखा नहीं है, बट कई एप्लीकेशन इसमें बने हैं मोबाइल पे। और एक्सपो, ये भी थोड़ा सा फेमस है। छोटे छोटे एप्लीकेशन जो रहते हैं वो बनाने का काम आता है। इसमें जैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग वगैरह बना सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जेएस फ्रेमवर्क है। और ये फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एआई इंटीग्रेशन, मतलब क्यों ये फ्रेमवर्क ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि अब तो एआई इंटीग्रेशन भी आ गया, सर्वर कंपोनेंट भी आ गए, फास्टर बंडलर्स आ गए, और एज कंप्यूटिंग, यानी कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस मार्केट में है। तो ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा चल रहे हैं और जल्द चलते रहेंगे। इसका मार्केट बहुत लंबा है, ये टेक्नोलॉजी जल्दी हटने वाली नहीं है। और ये कंक्लूजन, लास्ट स्लाइड है। कंक्लूजन क्या हो गया कि फ्रेमवर्क चॉइस डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। कौन डिसाइड करता है? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। फिर नो वन साइज फिट ऑल, यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा चीज मिल जाए जो 100% सब चीज है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। फिर भी हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल कौन सा है। अंडरस्टैंड यूज केस फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हम उसे डिफाइन करते हैं।